हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में समझेंगे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित, उसके बारे में जानेंगे। क्या है ये फैसला, किसके पक्ष में है और इससे क्या फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस सब बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को हुई। दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया और यह आयोग भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, इस बात को अनुच्छेद 324 में कहा गया है। 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यानी 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी मिलेगी। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए हर राज्य में जो है एक निर्वाचन अधिकारी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस समय कौन कौन है निर्वाचन आयोग में, यानी निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है वह बहुसदस्यीय है, यानी एक अध्यक्ष 1+2, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हम लोग याद कर लेंगे, उनका नाम राजीव कुमार है और जो 2 सदस्य हैं उनमें से एक लोग का नाम अनूप चंद्र पांडे और दूसरे लोगों का नाम जो है अरुण गोयल। दोस्तों, अरुण गोयल, ये जो नियुक्ति इनकी हुई है, इनकी नियुक्ति, इनका नाम आप लोगों को याद होगा। ये इनकी नियुक्ति से संबंधित बहुत विवाद उठा था। अब यहाँ हम लोग जो है इनके कार्यकाल से संबंधित जानकारी को देखेंगे कि इनका कार्यकाल क्या है। तो दोस्तों, इसके अध्यक्ष हो या सदस्य हो, सभी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी अगर इनकी आयु 6 वर्ष, इनका कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन 6 वर्ष पूरा करने से पहले ही अगर इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो इन्हें जो है कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, यानी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इनकी आयु 6 वर्ष 65 वर्ष नहीं पूरी हो रही है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा, यानी ये 6 वर्ष तक रहेंगे। इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी जो आयु है वो 60 वर्ष है और अब ये नियुक्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, 60 वर्ष से जब अगर हम गिनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये 65 वर्ष पे इनकी आयु की जो रिटायरमेंट का एज है, ये अपने एज के हिसाब से रिटायर हो जाएंगे, ना कि कार्यकाल समाप्त होने पर। कार्यकाल इनका समाप्त 6 वर्ष पर होता, लेकिन इनका जो एज है वो पहले ही पूरा हो गया, इसलिए केवल 5 साल तक ही रह पाएंगे। ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी जो पहले पूरा हो जाएगा उसी के हिसाब से इनको रिटायर कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये बहुसदस्यीय है, क्या ये इसी प्रकार था? तो नहीं दोस्तों, ये इस प्रकार नहीं था। पहले जब इसका निर्वाचन आयोग जब 1950 में बना, तब से लेकर 1989 तक, यानी 1950 से लेकर 1989 तक यह एकल सदस्यीय था, यानी कि केवल और केवल इसमें एक ही सदस्य, यानी चाहे उन्हें अध्यक्ष कहिए या सदस्य कहिए, एक ही लोग होते थे और सारा कार्य उन्हीं की देखरेख में होता था। 1989, परंतु 1989 में लोकसभा के इलेक्शन से पहले इसको बहुसदस्यीय बनाया गया, यानी 1+2, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिया गया। परंतु पुनः इसको जो है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, पुनः इसको एक सदस्यीय कर दिया गया, पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया। और एक बार फिर 1993 यानी 1993 में एक बार फिर से इसको बहुसदस्यीय किया गया,
यानी 1+2 की धारणा को फिर अपनाया गया और तब से लेकर आज तक ये 1+2 की धारणा पर चलता आया है। मुख्य यहाँ पर दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं और जो इसके सदस्य होते हैं उनकी शक्तियों में क्या कोई अंतर है? तो नहीं, इसको आप लोग एकदम से ध्यान से इसको लिखेंगे कि चाहे अध्यक्ष हो या इसके सदस्य हों, दोनों की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां इक्वल हैं। इनकी शक्तियां जो हैं बराबर हैं। शक्तियां बराबर हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर अध्यक्ष इनसे हमेशा बड़ा रहेगा, वो जगह है, एक नहीं आप लोग दो इसको कंसीडर कर सकते हैं। पहली जगह जो है वो है कि किसी भी कहीं पर भी कोई भी मीटिंग अगर होती है तो जो ये तीनों सदस्य है यानी इस ग्रुप का जो अध्यक्षता करेगा वो हमेशा अध्यक्ष ही करेगा अगर अध्यक्ष मौजूद है तो। दूसरी जो बात इसमें है वो है इनके हटाने की प्रक्रिया से लेकर। तो दोस्तों अध्यक्ष को अगर हटाना है तो अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सीजेआई को हटाने की प्रक्रिया होगी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाया जाएगा उसी प्रकार अध्यक्ष को हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसकी शक्ति सदस्य से क्यों बड़ी है? तो इसलिए बड़ी है कि अगर सदस्यों को हटाना है, सदस्यों को अगर हटाना है तो सदस्यों को हटाने के संबंध में सदस्यों को हटाने के संदर्भ में राष्ट्रपति अध्यक्ष की परामर्श होगा, यानी अध्यक्ष के परामर्श से ही सदस्यों को हटाया जाएगा। यहाँ पर अध्यक्ष इस मायने में सदस्यों से बड़ा है, जबकि अध्यक्ष को हटाने के लिए सदस्य से कोई परामर्श नहीं लिया जाएगा। और हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो हम बता ही दिए आपको कि हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सीजेआई को हटाने की प्रक्रिया होगी। मान लीजिए कि इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से आदेश पारित करके प्रतिवेदन भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तब इसको हटाया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इनकी पहले नियुक्ति कैसे होती थी। तो पहले इनकी जो नियुक्ति होती थी वह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद, दोस्तों ये शब्द इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद। कहीं कहीं पर लिख के आ जाएगा मंत्रिमंडल, तो नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नवीन प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ऐसा वजह था कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग प्रक्रिया इसको बनाया इनकी नियुक्ति को लेकर? पहले जबकि ये प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को क्यों रद्द किया और एक नया नियम बनाया? तो उसको देखते हैं कि नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में निरंतर विश्वास के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक का चुनाव आयोग को राजनीति के रूप से तटस्थ निकाय के रूप में देखें। जो नागरिक हैं वो चुनाव आयोग को एक तटस्थ राजनीति के रूप में देखें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था। अगर किसी भी देश में चुनाव आयोग और सरकार की गठबंधन हो जाए तो सरकार को कभी भी वहां बदला नहीं जा सकता, यानी वहां पर जो है राजतंत्र एक तरह से स्थापित हो जाएगा, लोकतंत्र वहां पर नहीं रह जाएगा। और ये जो हम लोग पहले वाली प्रक्रिया देखे हैं, यहाँ पर हम लोग देखें, ये पहले वाली जो प्रक्रिया देखे हैं, ये देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इलेक्शन के द्वारा होता है। इलेक्शन में जिसकी बहुमत रहती है उसी का राष्ट्रपति बनता है। और राष्ट्रपति परामर्श कैसे मांग रहा है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन है? मंत्रिपरिषद में सरकार के ही लोग हैं, यानी जो पक्ष में है उसी का बहुमत है और वही मंत्रिपरिषद में है।
वो जिसको सलाह दे दे, मान लीजिए ये ए है एक बंदा और एक बंदा बी है। अब ये है, ये सरकार का ही आदमी है, इसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना है, मंत्रिपरिषद इसी के नाम का सलाह देगी और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देगा। अब ये नियुक्त होने के बाद चुनाव आयोग में जब चुनाव का समय आएगा तो ये सरकार की तरफ झुक जाएगा। तो इसी प्रक्रिया से बचने के लिए जो है नवीन प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से ना हो और चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए जो है नवीन प्रक्रिया की जरूरत पड़ी। अब इस नवीन प्रक्रिया में क्या किया गया, यहाँ पर देखिए बहुत पहले से लेकर चुनाव आयोग के ऊपर विवाद था। ये कोई पहली बात नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर विवाद नहीं है, आप लोग पहले भी इसके देख चुके हैं। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उस पर चुनाव आयोग के ऊपर कितनी उंगलियां उठी, कितने आरोप लगे। इन्हीं सब आरोपों से बचने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, वो एक नवीन प्रक्रिया दिया गया। और वो नवीन प्रक्रिया क्या है, देखिए यहाँ पर 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मत से फैसला सुनाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों यानी 1+2, ये देखिए यहाँ पर चुनाव आयुक्तों लिखा है, यानी 2 लोग जो अन्य हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत में के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति बनेगी, यानी 3 लोगों की एक समिति होगी और यही समिति जो सलाह देगी उसी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी अब इसमें सरकार के लोगों का एक तरफा जो है झुकाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक विपक्ष का नेता है जो विपक्षी पार्टी का है, तो उसकी सलाह भी जरूरी है और क्या है, सीजेआई की भी सलाह जरूरी है। अगर ये 2 लोग किसी, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये राम है और ये श्याम है, अगर राम को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, और लेकिन सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता अगर कह रहे हैं कि नहीं श्याम की नियुक्ति होनी चाहिए, तो यहाँ पर राष्ट्रपति श्याम की नियुक्ति करने के लिए बाध्य हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति पीएम की सलाह नहीं मानेंगे। जबकि पहले क्या था, पहले राष्ट्रपति राम की ही नियुक्ति करते हैं, क्योंकि पीएम वही कहते हैं जो मंत्रिपरिषद, पीएम जो कहते हैं वही मंत्रिपरिषद कहता है, इसको समझिए, क्योंकि वहां पर उन्हीं की आदमी है, तो जो पीएम कहेंगे वही मंत्रिपरिषद कहेगा। यानी वहां पर नियुक्ति राम की होती और राम इन्हीं के आदमी थे, बाद में इन्हीं की तरफ उनका झुकाव हो जाता। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर इसको सुधार करने की दिशा में कार्य किया गया है। इसमें भी कमियां हैं, अभी आगे हम बताएंगे कि इसमें कहाँ कमी हो सकती है, वो उस चीज को बताएंगे। एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप लोग, कि यदि विपक्ष का नेता ना, जैसे कभी कभी चुनाव होता है तो विपक्ष के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष का नेता के बराबर किसी को सीट ही नहीं मिली, कोई पार्टी विपक्ष में आ ही नहीं पाया। तो ऐसी दशा में लोकसभा में सबसे अधिक जनप्रतिनिधित्व वाली विपक्षी पार्टी, ये देखिए विपक्षी पार्टी यानी दूसरी पार्टी जो है, यानी एक तो सरकार में है जिसकी सरकार बन रही है, दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी है वही विपक्षी पार्टी होगी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वही होगी। तो उस दल का जो मुखिया है वो इस जगह पर बैठेगा, विपक्ष की नेता की जगह पर। ठीक है दोस्तों, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये फैसला काफी सराहनीय और ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है चुनाव आयोग में सुधार आएगा और चुनाव आयोग अपना कार्य जो है सही ढंग से कर पाएगा, बिना किसी दबाव के चुनाव करा सकता है। और लेकिन इसमें एक जगह जो कमी देखी जाएगी, वो कमी हम लोग देखेंगे कहाँ पर होगी, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज है कि जो सीजेआई है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर बाद में उंगली उठ सकती है। ये उंगली क्यों उठ सकती है, क्योंकि सीजेआई जो है ये कभी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि कैसे सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए जब ये सीजेआई की ये सेवानिवृत्त जब होंगे, सेवानिवृत्ति के बाद में ये राज्यपाल या सांसद के तौर पर इनको नामांकित किया जा सकता है, जो सरकार करती है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि
इस प्रलोभन के दौरान ये पीएम की तरफ झुक सकते हैं, यानी सरकार की तरफ झुक सकते हैं और ये भी राम का सपोर्ट कर दे, जबकि इन्हें पता है कि राम अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी दशा में सीजेआई के ऊपर भी उँगली उठ सकती है कि ये इधर झुक गए हैं। तो यहाँ पर एक ये कमी बाद में देखी जा सकती है। फिलहाल आज के लिए जो अभी फैसला है, तो ये पुराने वाले से बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।